हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि आप जैसे लेक्चरर और एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसका मैं जनरल स्टडीज़ करा रहा हूं। तो यहां पर आप देखें डे 16 यानी जनरल स्टडीज़ का आज 16वां प्रैक्टिस सेट है, जो आपको पर डे शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर मिल जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे लेक्चरर हो या एलटी ग्रेड हो, जो जीएस का पोर्सन है इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन उसका जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, तो उसको स्मार्टली तैयार करना। इसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक जो वैकेंसीज हुई हैं उनके पुराने पेपर हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। उन्हीं के जो पुराने जीएस वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम आपको सॉल्व कराते हैं। और इसका पैटर्न जो हमने बनाया है वह बनाया है जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 के एग्ज़ाम को। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर एक हमारा पेड ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। साथियों, ये देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15 का डिस्क्रिप्टिव आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव मटेरियल है, कैसा पीडीएफ मैं आप लोगों को देता हूँ पेड ग्रुप में, आप यहाँ पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे आपका बहुत समय बचेगा। एक बार आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो ये पीडीएफ है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आपका तैयारी जो है बहुत अच्छी होती चली जाती है। आपको लिखने या नोट्स बनाने जैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आप पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। 4 है 2013, 2016, 2017, 2019। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका 2013। जी हाँ, 2013 यानी डीबीटी जो योजना थी वो 2013 में प्रारंभ किया गया था। सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लाभार्थियों को धन का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है और भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण जो है परियोजना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे कैसे पहुँचे। आप जानते हैं कि जब ऊपर से पैसा भेजा जाता है नीचे आते आते बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन अब क्या है कि सीधा डायरेक्ट जो है सरकार डीबीटी के थ्रू जो सीधे जनता के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। तो इस माध्यम को क्या बोला जाता है? डीबीटी योजना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ, ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर देखें 4 विकल्प हैं, अरहर, चना, धान, मक्का। तो इसमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आप जानते हैं कि भारत में जो मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती हैं ऋतुओं के अकॉर्डिंग। तो पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। तो रबी में जैसे आप जानते हैं कि रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों होता है। तो चना चूँकि इसमें भी है, विकल्प में भी है, तो इसका मतलब है कि बी जो है ये चना क्या है? रबी फसल। बाकी ये तीनों अरहर, मक्का और धान ये क्या है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ में अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। और जायद जूट, राई और सब्जियां हो गई, ककड़ी हो गई, खीरा, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, भारत में निम्नलिखित दशकों में से किसमें नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है? ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार फिर से देखिए। भारत में निम्नलिखित दशकों में से, ठीक है, नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है। तो इसको आपको बताना है कब। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है 1951 से 1961 दशक था, 1991 से 2001 तक, 2001 से 2011 तक और 1901 से 2011 तक। तो इसमें क्या विकल्प सही है वो आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प है वह है सी। जी हाँ, 2001 से 2011 के दशक में नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि 31.8%, कितना? 31.8% रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जौनपुर में सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों, आप जानते हैं कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बहुत मेहनत के साथ तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, अपना सुझाव दें। साथ ही साथ अगर कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं यह भी आप लिखा करें, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, हम आपकी वास्तविक तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 4 विकल्प है, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। तो ये जो है आपका 4 विकल्प है, इसमें से आपको आंसर बताना है ए। जी हाँ, ये आपका हुसैन शाह सही आंसर है। जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो है हुसैन शाह था। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इस वंश की जो स्थापना थी वो मलिक सरवर द्वारा किया गया था। कब?
1394 में, 1394 ईस्वी में, कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के दौरान, कब? 14वीं शताब्दी के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने, किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो कहीं कहीं पर जौना खान और कहीं कहीं पर जूना खान जो है बताया जाता है। तो जौना खान से ही इसका नाम, इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा था। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप लोगों की बहुत डिमांड है कि सर इस जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप जो है टॉपिक वाइज कराइए। तो टॉपिक वाइज भी कराने का कार्य चल रहा है। बहुत जल्द जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, चाहे आप एलटी ग्रेड का हो चाहे लेक्चरर का हो, तो वो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। उस पर काम चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, उसको निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाता है? तो इसमें 4 विकल्प है, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि, सेकंड। तो इसका जो सही विकल्प है वह है अग्नि, सेकंड। जी हाँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? ठीक है, हार्ड डिस्क, DBC रोम, ठीक है, कैश मेमोरी, स्टैटिक रोम। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसमें सी आंसर इसका सही है, यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम और डाटा जमा रहते हैं, इसलिए कंप्यूटर का मेमोरी बैंक भी कहा जाता है। किसको? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को मेमोरी बैंक कहा जाता है, लेकिन कैश मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी है। यहाँ पर चूंकि आंसर पूछा गया तेज मेमोरी की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो कर दीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान कितने स्थापित किए जाएंगे, ये निर्धारित किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी 8। जी हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत एक उद्देश्य रखा गया था। क्या रखा गया था कि 8 जो है IIT जो है संस्थान खोले जाएंगे, 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और 7 जो है IIM स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? ठीक है, ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में। ठीक है, यह पूछा गया है यहाँ पर 2022 में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ए। जी हाँ, 5 साल में। जी हाँ, भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। ठीक है, अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत जो है अगस्त 2022 में की गई थी। ठीक है, इस जनगणना के लिए डेटा संग्रह का प्रयोग किया गया था। किसका? टैबलेट का, स्मार्टफोन और टैबलेट का। क्योंकि इस डेटा को, मेन उद्देश्य था कि इस डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? 4 विकल्प हैं, हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। तो इसमें कौन अंकित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, यानी यही सही है, कहने का मतलब बैल अंकित नहीं है, बाकी तीनों अंकित है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव की जो विशेष जो मुहर है, मतलब इस समय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है और इसके सिर में सींग है। ठीक है, और एक जो है एक कलाई में कंधे तक उनके दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई है। मूर्ति के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा एवं एक भैंसा खड़ा हुआ है। समझ में आए बात? गैंडा, हाथी, बाघ सब खड़े हैं, बैल नहीं खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वह बैल है, यानी बैल अंकित नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार तथा विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अभियांत्रिकी शिक्षा प्रारंभ, चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ, एक समान स्कूल पद्धति प्रारंभ, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है 4। जी हाँ, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 में किया गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ध्यान दीजिए, इसमें 4 विकल्प हैं। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ध्यान से समझिएगा, इसका जो विकल्प है यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका सही विकल्प है चौथा। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें लगभग वर्तमान समय 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। तो इन 12 अनुसूचियों में जो चौथी अनुसूची है उसमें जो जिक्र किया गया है, किसका किया गया है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन का जो है जिक्र किया गया है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आप 12 अनुसूचियां हैं, 12 का जो डिस्क्रिप्टिव PDF होगा उसमें प्रत्येक जो है टॉपिक को बता दिया गया है कि कौन से जो है अनुसूची में किसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए कि राज्यसभा में राज्यों का आवंटन जो है कहाँ पर किया गया? चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलायन का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है असीरगढ़ मुद्रा लेख, दूसरा है नालंदा मुद्रा लेख, तीसरा है हड़हा लेख, चौथा है बड़वा लेख। तो हम जानते हैं बहुत सारे साथी इसका जो है इसको लिख करके अपनी नोट्स भी बनाते हैं, तो आप नोट्स से ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, इसलिए अगर हो सके तो आप लोग जो है PDF ले लिया करिए। ठीक है, तो अगर बल्कि आपको कुछ पैसे में दिक्कत हो और कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, और इतना भी आपके लिए महंगा ही नहीं है, तो फिर फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही समस्या है तो आप जो है तब भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे और अपनी पूरा फोकस अपने विषय पर कर सकें, जिससे कि यह मौका आपके हाथ से निकले ना। ठीक है, अब इसका जो चारों विकल्प में से जो सही है उसको आपको बताना है। तो चारों विकल्प में जो सही है वो है ए, यानी असीरगढ़ मुद्रा लेख, यानी मौखर शासकों के असीरगढ़ मुद्रा लेख में से जो है जलयान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें जलयान का उल्लेख मिलता है। कन्नौज के मौखर शासकों में 6वीं सदी के आसपास के सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, किसके मुद्रा लेख में? असीरगढ़ के। और कौन थे? सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। हड़हा अभिलेख में मौखर शासकों के उत्पत्ति के बारे में, हड़हा अभिलेख में किसका मौर्य जो है मौखर शासकों के उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, भिटौरा, अयोध्या एवं अहिच्छत्र में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो 4 विकल्प है, अबुल फजल, अलबर्नी, अमीर खुसरो, दारा शिकोह। तो सही विकल्प है यहाँ पर अलबर्नी। ठीक है, अलबर्नी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया और उसने भारत में धार्मिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों के पंडितों से भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो भाई देखो, इसमें जो कीर्ति स्तंभ है उसको किसने निर्माण कराया था, इसका जो सही विकल्प है उसको आपको बताना। 4 हैं विकल्प, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और राणा उदय सिंह। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, राणा कुंभा। जी हाँ, ये जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ था वो जो है राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और दूसरी चीज़, इसको क्यों बनवाया गया था? राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो राणा कुंभा है। और चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ नहीं, कीर्ति स्तंभ की बात हो रही, उसको किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 1484 ईस्वी में बनवाया था। और इसमें संगीत पर 3 पुस्तकें भी किसने? राणा कुंभा ने लिखा था। ठीक है, इनका साहित्य में विशेष लगाव था, इन्होंने गीत गोविंद पर टीका भी लिखा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? आप 4 विकल्प हैं, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स वुड और लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है लॉर्ड मैकाले। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया और इसने जो है लेकिन इसे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अस्वीकार कर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 को प्रस्तुत किया था। और इसके थ्रू क्या हुआ था, स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ाई थी वह उसका जो भाषा का माध्यम था वो अंग्रेजी कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है लॉर्ड मैकाले था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में, जो दांडी यात्रा निकाले थे महात्मा गांधी साहब, उसमें जो है सबसे ज़्यादा संख्या किस प्रदेश की थी? तो उसको आपको बताना है। ठीक, बिहार है,
गुजरात है, महाराष्ट्र है, बंगाल है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है गुजरात। जी हाँ, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी चूँकि गुजरात के ही थे और इन्होंने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने पैदल दांडी कूच किया था। तो भाई जाहिर सी बात है, जो जिस क्षेत्र का होता है वहाँ पर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो वहाँ से जब उन्होंने शुरू किया था तो ज़्यादातर लोग जो है गुजरात के ही लोग इनका ज़्यादा साथ दिए थे उस यात्रा में। और यह मार्च कब निकाला गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प क्या है? बी, यानी गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन था हमारे देश में कि पहले उपराष्ट्रपति बनते थे फिर राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन इन चार में से कोई एक ऐसा है जो बिना उपराष्ट्रपति बने ही राष्ट्रपति बने। हालांकि कोई आवश्यक शर्त नहीं होती थी, लेकिन ज़्यादातर उपराष्ट्रपति ही को राष्ट्रपति बना दिया जाता था। हालांकि पिछले 2-3 बार से ऐसा अब वर्तमान समय में नहीं हो रहा, लेकिन इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे थे जो बिना उपराष्ट्रपति बने ही राष्ट्रपति जिनको बना दिया गया था। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं थोड़ा सा देख लीजिए। आर वेंकटरमन और नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से जो सही विकल्प है वह नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, संजीवा नहीं संजीव है। तो ये साहब पहले ऐसे थे जो कि पहली बार में यानी बिना उपराष्ट्रपति बने ही राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, ये इससे पहले लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके थे। अब थोड़ा सा इनके कार्यकाल को जान लीजिए कि कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे। तो ये 25 जुलाई 1977 से जो है 1982 तक रहे। कब? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब? आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 4 विकल्प है। गोलकनाथ वाद 1967 और सज्जन सिंह वाद 1965, शंकरी प्रसाद वाद 1951, केशवानंद भारती वाद 1973। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में आपको सही आंसर बताना है। तो 4 में ये है केशवानंद भारती वाद 1973। यानी इस वाद के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद था जो 1973 में था, और उसी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया और निर्णय के अनुसार क्या बताया कि संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि हमारे जो संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं उनके ही साथ छेड़खानी कर दिया जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 4 विकल्प हैं। पहला है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। जी हाँ, अनुच्छेद 360, जो कि किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से। ठीक है, और भगवान करें कभी भी इसका इस्तेमाल ना हो। वित्तीय आपातकाल यानी जब देश में वित्तीय अव्यवस्था हो जाती है, यानी खर्च के लिए भी पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है सारी चीज़ों, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अभी तक जिसका प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या होता है यह भी जानना चाहिए। राष्ट्रपति के शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 क्या है? इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और अब तक 3 बार कर चुका है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता जब होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी कई बार प्रयोग किया गया, जैसे राज्य राष्ट्रपति शासन लगा देना, इस तरीके की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो 4 विकल्प है, रायपुर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है आइजोल। जी हाँ, हालांकि हैं तो चारों कर्क रेखा के समीप, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है आइजोल। आप जानते हैं कि जो ये कर्क रेखा है इसको 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 विकल्प हैं, उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, कर्नाटक पठार। जी हाँ, कर्नाटक पठार जो है ऐसा है कि वो प्रायद्वीपीय भारत का स्थिर व दृढ़ स्थलखंड है जहाँ भूकंप का प्रभाव बिल्कुल न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ जोखिम का खतरा कम रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, तो 4 विकल्प है, पोर्ट ब्लेयर, जोरहट और तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है जोरहट।
तो ये आपका सही विकल्प है, यानी वर्षा वन कहाँ पर है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है, असम में। जी हाँ, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के तहत कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प है यहाँ पर, एक देश है और दूसरा उस देश का प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो घाना अक्रा, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहॉक और नाइजीरिया रबात। तो इसमें जो सही विकल्प है वो नाइजीरिया है। जी हाँ, ये नाइजीरिया रबात। रबात क्या है? रबात भैया राजधानी है किसका? मोरक्को के। और जो है इसमें सही विकल्प यही है, यानी नाइजीरिया या सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबुजा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली ब्लू यानी नीली नील नदी का स्रोत है? तो 4 विकल्प है, विक्टोरिया झील, चाड झील, टाना झील और तुर्काना झील। तो इसका जो सही आंसर है वह है टाना झील। जी हाँ, तो ब्लू नील नदी का उद्गम इथोपिया की टाना झील से है। कहाँ से है? टाना झील से। तो इसको आपको जानना चाहिए। और विक्टोरिया झील से क्या है? श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से है। और खरतून में श्वेत व ब्लू नील मिलकर नील नदी का निर्माण कहाँ पर ही मिलते हैं? खरतून, सूडान में। ठीक है, सूडान का एक स्थान है खरतून, वहाँ पर श्वेत और ब्लू नील मिलकर के एक नील नदी का निर्माण करते हैं। नील नदी जो है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? कहाँ पर? नुब्रा घाटी में। तो बियाफो, वाल्टोरो, सियाचिन, हिस्पर। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको एक सही है वो बताना है। तो यह इसका नुब्रा घाटी सियाचिन से संबंधित है, यानी सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई थोड़ा सा जान लीजिए, 75 किलोमीटर। कितना है? 75 किलोमीटर। नुब्रा घाटी यानी श्योक नदी व नुब्रा जो है यहीं से है, यही सियाचिन से बनी हुई है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? मतलब सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, पहला है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका। तो सही विकल्प है इसका यहाँ पर बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। जी हाँ, प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जल बांग्लादेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और अन्य जो प्रदेश जो प्रभावित हैं वो जैसे चिली है, अर्जेंटीना है, भारत भी है, मैक्सिको, अमेरिका। तो भारत में जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, ये सब सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और आर्सेनिक जो है ये कैसे प्रभावित करता है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, जैसे मछली, मांस, दूध से ये जो है प्रवेश करता है और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, का वेग अधिकतम होगा कहाँ पर? निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। इस्पात मतलब ठोस में। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। सही विकल्प है इस्पात में। जी हाँ, तो इसका जो सबसे सर्वाधिक अधिकतम वेग होता है ध्वनि का वो कहाँ होता है? ठोस में। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो ये जो है ठोस में सबसे ज़्यादा इसका जो है वेग होता है। अब द्रव में उससे कम होता है, फिर उसके बाद गैस में सबसे न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? कौन अर्धचालक है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, शीशा। अर्धचालक आपको बताना है। तो भैया इसमें सिलिकॉन ऐसा है जो अर्धचालक है, यानी बी विकल्प सही है। अर्धचालक की चालकता चालक और अचालक के बीच की होती है, यानी एक तो अचालक होता है, दूसरा चालक होता है, तो लेकिन अर्धचालक जो है इन दोनों के बीच का होता है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है, अर्धचालकों की विशेषता क्या है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, जबकि धातुओं में ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? 4 विकल्प है, चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टाइल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। जी हाँ, जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस एक निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? 4 विकल्प है, विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो आपको सही आंसर बताना है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हालांकि इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी सबका निर्माण हमारे शरीर में होता है। इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनका प्लेलिस्ट बन गई है, आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे प्रैक्टिस सेट को देख लें। अगर आप PDF के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन
ज्वाइन कर लें और पूरे PDF प्राप्त करें और निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई को एनहेंस करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।